वेलकम बैक केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो रहेगी हमारी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड रहेगी, जिसमें मैं आज आपको हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और कैलोरीमेट्री के बारे में बताऊंगा। तो बेटा जी, इसको शुरू करने से पहले जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं थ्योरी बताऊंगा, क्लियर। पर लेकिन आने वाले समय में मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके थर्मोडायनेमिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं अब आपको सीधा बोर्ड की तरफ लेके चलता हूं आज के टॉपिक के। तो आई होप आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हीट कैपेसिटी। अब ये हीट कैपेसिटी होती क्या है, अब आप ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको अब तक जितना भी पढ़ाया उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास एक चीज होती है सिस्टम, क्लियर, और जो इसके चारों तरफ होता है हमारे पास दैट इज नोन एज सराउंडिंग। बट लेकिन जो सराउंडिंग है वो तो कुछ भी हो सकता है, सिस्टम को छोड़ के पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग कहलाता था। बट मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ उस पार्ट को काउंट करना है जो हम लोग चेंजेस यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका इफेक्ट उसके ऊपर जा रहा है। ये नहीं कि आप पूरी दुनिया को सराउंडिंग माने बैठे हो। तो जैसे अगर लैब में कर रहे हो तो लैब आपकी सराउंडिंग का काम करेगी, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है आज के काम में कि हमारे पास लेट करो ये जो सिस्टम था इसका टेम्परेचर था T1 और हमने इसके टेम्परेचर को चेंज करना है, बढ़ाना है। लेट करो हमें इंक्रीज करना है, वैसे तो दोनों काम कर सकते हो बट आज की वीडियो में फिलहाल हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्लियर। तो लेट करो कि मैं इसको बढ़ा के T2 करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, बाहर से इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूँ सिस्टम को। तो जब मैंने Q अमाउंट ऑफ हीट इसको सप्लाई किया तो इसका टेम्परेचर T1 से बढ़ के कितना हो गया, T2 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं जो टेम्परेचर डिफरेंस आया कितना आया, डेल्टा T आया, क्योंकि डेल्टा T किसके इक्वल था, T2 माइनस T1 के ऊपर। और डेल्टा T हो गई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो डेल्टा T डिपेंड कर रहा है Q के ऊपर। अब तक का मैं यहाँ लिख सकता हूँ, या अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो और करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ Q डिपेंड कर रहा है डेल्टा T के ऊपर, कि मैंने जितना Q यहाँ पे सप्लाई किया यानी हीट सप्लाई किया उतना टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा। पर लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती कि जितना आप Q सप्लाई करोगे उतना टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा हर केस में। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप लिक्विड टू लिक्विड लो, सपोज दैट सिस्टम के तौर पे आपने वाटर लिया, तो आपको 1 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज करना चाह रहे हो तो बहुत सारी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। उसके कंपैरिजन में अगर आप और कोई लिक्विड ले लेते हो, जैसे बेंजीन ले लेते हो या टोलुइन ले लेते हो या क्लोरोफॉर्म ले लेते हो या कोई भी XYZ लिक्विड आप ले लो, तो उस केस में जो आपको टेम्परेचर अगर सेम वैल्यू से भी इंक्रीज करना है तो Q अलग अलग होगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो Q होगा वो हर केस में सेम नहीं होगा फॉर सेम डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज वेरिएबल। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट के ऊपर। तो मैंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया आज आपके लिए, कोफिशिएंट, क्लियर। तो हर एक केस में जो कोफिशिएंट होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं वाटर का कोफिशिएंट अलग होगा, क्लियर, बेंजीन का अलग होगा। तो अब हमारे पास जो कोफिशिएंट है यही यहां से ही वर्ड C उठाया जाता है। तो अगर मैं अब इसको और सिंपलीफाई करके लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो हमारा Q था वो C इंटू डेल्टा T के इक्वल आएगा। और अगर मैं बच्चों से पूछूं कि आप इसको मुझे बताओ C इज इक्वल टू क्या आएगा, तो C इज इक्वल टू क्या आएगा, Q बाय डेल्टा T। तो ये जो कोफिशिएंट C था यही हमारा क्या बना, हीट कैपेसिटी। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर केस में जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। वाटर का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, टोलुइन का अलग होगा। ऐसी जो हीट कैपेसिटी होती है वो भी हर एक केस की अलग अलग होती है। तो ये तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो अगर कोई बोले कि हीट कैपेसिटी है क्या, तो हीट कैपेसिटी और कोफिशिएंट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऊपर Q है आपके पास, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अब हमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो रखनी पड़ेगी ना। सपोज दैट अगर आपको तुलना करनी है तो तुलना करने, अब बच्चों की हम लोग तुलना करते हैं कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा लेस इंटेलिजेंट है। तो उसके लिए सेम पेपर हम लोग बच्चों को देते हैं और फिर उसको चेक किया जाता है, फिर मार्क्स आते हैं, तो फिर बताते हैं कि भाई इसके 90 आए हैं, इसके 89 है, इसके 87। तो यहाँ पे भी कंडीशन सेम रखनी पड़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि मान लो मैं यहाँ पे वाटर ले और उसके केस में मैं 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और बेंजीन ले उसके केस में 1 डिग्री बढ़ा रहा हूँ, फिर तो हीट अलग अलग होगी पक्का, और वो काफी वैल्यू से डिफरेंस भी करेगी। तो इसलिए हमने क्या करना होता है, जो डेल्टा T हमने फिक्स कर दिया कि हमने तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है, चाहे सेल्सियस में कर लो चाहे केल्विन में कर लो। तो यानी कि आज से जो डेल्टा T रहेगा वो फिक्स रहेगा
और ये डेल्टा टी कितना रहेगा आपका 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन जो क्यू होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी आपकी हर बार। तो अब मैं अगर डेफिनेशन बनाऊं तो क्या डेफिनेशन है, तो मैं बोल सकता हूं हीट कैपेसिटी और कोफिशिएंट, हीट कोफिशिएंट बोल सकते हो आप, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ये सप्लाई कर रहे हो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन। तो अगर आपने कभी भी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जो आप हीट सप्लाई करोगे वो हीट सप्लाई उसकी क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। तो ये हर केस में वेरी करेगी, अलग अलग होगी। क्लियर। तो अब मैं अगर इसको रब कर, आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, लेट अस सी। अब अगर मैं लिखना चाहूं तो हीट कैपेसिटी को मैं किससे लिख सकता हूं, सी से। तो सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, क्यू बाय डेल्टा टी के इक्वल आया। क्लियर सबको। और अगर मान लीजिए किसी केस में सपोज दैट कि हमने हीट इतनी कम सप्लाई की है कि वो 1 डिग्री बढ़ा ही ना पाए, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, छोटे चेंज के लिए, dq बाय dt। तो ये मैंने आपका पहला रिलेशन ड्राइव किया आज हीट कैपेसिटी का। तो अब आज से आप लोगों को सबको पता है कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रहे हो तो क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, कोई डाउट यहां तक। अब इसी को बेटा शब्दों में बांध दिया गया है। अब सबसे पहले आ गया हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इधर सुनना ध्यान से। अगर आप पिछले केस में देख के ध्यान से, तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा कि हमने टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। मैंने वहां पे सब्सटेंस के अमाउंट की बात नहीं की कि सब्सटेंस का अमाउंट कितना था। अब यहाँ पे, और मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कोफिशिएंट होता है वो अमाउंट डिपेंडेंट भी होता है, यानी जो कैपेसिटी होती है ना हीट कैपेसिटी, वो अमाउंट डिपेंडेंट भी होती है। तो यहाँ शब्दों में कैसे बांधते हैं इसको, कि हमने फिक्स कर दिया कि हमने सब्सटेंस लेना है वो कितना लेना है, 1 ग्राम लेना है। तो अब अगर मेरी डेफिनेशन बनेगी तो क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सिस्टम, 1 ग्राम सिस्टम का थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो तो जो हीट कैपेसिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर। अब नंबर 3 पे आ गए। नंबर 3 पे कौन है हमारे पास, मोलर हीट कैपेसिटी। अब यहां पे आपको धीरे धीरे शब्दों का पता लगना शुरू हो गया होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए तो स्पेशल साइन भी यूज होता है Cm, इसके लिए तो C यूज होता है, कोई ऐसा फर्क नहीं करते हम लोग। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, कंडीशन सेम, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एंड आवर सब्सटेंस इज 1 मोल। और यहाँ कंडीशन क्या है कि जो हमारा सब्सटेंस होगा कितना होगा, 1 मोल होगा। तो मैं एक बार दोबारा से आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो अगर मान लो मैं एक डायग्राम की मदद से फिर से आपको बताऊं, तो आज का हमारा काम क्या है, ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, ये सराउंडिंग है, क्यू अमाउंट हमने सप्लाई की है, टेम्परेचर हमने डेल्टा इंक्रीज करना है। क्लियर। और हमने इसको बाद में जोड़ दिया कि सब्सटेंस कितना ले लिया, मान लो 1 ग्राम, अगर लेट करो यहाँ पे 1 ग्राम लिया तो कौन सी हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर मान लीजिए आपने सब्सटेंस 1 मोल ले लिया तो कौन सी हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अब लेट करो कि मेरे पास यहाँ पे जो सब्सटेंस था वो 1 ग्राम था, यानी कि मैं बात करूं तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। तो मेरा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा जी, अब बोर्ड आपको शायद दिखाई दे, वरना सुनिएगा ध्यान से। तो C इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास इस केस में, Q बाय डेल्टा आएगा। सब्सटेंस कितना मेरा 1 ग्राम, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इंटू डेल्टा। पर लेकिन ये कंडीशन क्या है कि सब्सटेंस कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। अब लेट करो एक बच्चा कहता है सर मैंने तो 1 ग्राम नहीं लेना, मैंने तो m ग्राम लेना है। तो m ग्राम के लिए हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T इंटू m। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपने ध्यान रखना है कि ये रिलेशन किस किस का हुआ, ये रिलेशन हुआ हीट सप्लाई का, ये कौन थी हीट कैपेसिटी का, डेल्टा T कौन था यहाँ पे आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर सबको। फिर भी मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, शायद नीचे बोर्ड ना दिखाई दे। तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T इंटू स्मॉल m। तो आगे चलने से पहले आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा
फिर भी एक बार मैं कैमरा को मेरी तरफ लेके आता हूँ और आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे चलता हूँ। तो बेटा जी आज का जो हमारा काम है, आपको काम समझ आया हमने क्या करना है? हमने एक सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करना। क्लियर? टेम्परेचर तो आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि तो आपके हाथ में आप कितनी हीट सप्लाई कर रहे हो। अब हमने कंडीशंस लगा दी। हमने पहली कंडीशन लगाई कि हमने टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है। क्लियर? तो वो क्या बनेगी? उसकी हीट कैपेसिटी। क्लियर? कि 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी सिस्टम को, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम। फिर हमने कंडीशन लगा दी कि मैंने जो सब्सटेंस लेना वो 1 ग्राम लेना है। तो अगर 1 ग्राम ले रहे हो तो फिर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। या फिर आपका टीचर कह देगी मैंने तो 1 मोल लेना है, तो फिर वो क्या हो जाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर सबको? कोई डाउट यहां तक? श्योर? फिर मैंने आपको रिलेशन बताया कि क्या रिलेशन होगा हीट कैपेसिटी में, राइज में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T इंटू M। M कौन था यहाँ पे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। तो बोर्ड देखिएगा बेटा ध्यान से, आपको दिख रहा हो। अब हमने क्या करना है? अब मेरे बच्चों को मुझे लगता है जहां तक कि हीट कैपेसिटी का तो क्लियर पता लग चुका है। क्लियर सबको? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कर रहे हैं, मोलर कोई फर्क नहीं पड़ता। हीट कैपेसिटी में हम लोग फर्दर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर सबको? और दूसरी हम लोग कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। यानी कि इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? जो हम लोग सिस्टम ले रहे हैं ना, वो सिस्टम के तौर पे हम लोग गैस ले रहे हैं। पहली बात तो आधी चीज तो यही आपको क्लियर हो जाएगी। गैस ले रहे हैं हम लोग सिस्टम के तौर पे। क्लियर सबको? ये कौन है पहले की तरह? इसकी सराउंडिंग। अब हमने क्या किया है, इस सिस्टम की जो वाल्स है वो इस तरह से बनाई है कि इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो सके। यानी कि इसकी वॉल्यूम जो होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी बेटा, तो फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो हो नहीं सकता। तो यानी हमने यहाँ से वर्क के फैक्टर को हटा दिया। तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे, सारी की सारी किसमें खर्च होगी? उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में खर्च होगी। पहले ध्यान से समझना, डेरिवेशन तो मैं बड़ा आराम से आपको करा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ भी आए। तो इस बंदे ने क्या किया? इसने कहा कि मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। क्लियर? हमने कहा जी बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। बट इसने 2 कंडीशन लगा दी। इसने कहा कि पहले केस में जो गैस का आपको जिसको 1 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, उसकी वॉल्यूम चेंज ना हो। क्लियर? दूसरे केस में इसने कहा कि प्रेशर चेंज ना हो। तो अगर प्रेशर चेंज नहीं होगा तो कॉमन सेंस की बात है, वॉल्यूम तो चेंज होगी, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सबको पता है। तो पहले केस पे फोकस करते हैं। लेट करो मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, उससे मुझे टेम्परेचर में जो इंक्रीज था कितना था? डेल्टा T मिला। पर लेकिन यहाँ पे एक खास बात है कि जो भी मैंने हीट सप्लाई की ना, सारी की सारी टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हो रही है। क्लियर सबको? क्योंकि उसका प्रेशर वॉल्यूम वर्क से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं बेटा यहाँ पे अप्लाई करना चाहूंगा आपके साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको आता है। तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, आप इसको बना लीजिए कॉपी के ऊपर। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि जो C था, C इज इक्वल टू क्या था? Q बाय डेल्टा T। अभी पीछे से ड्राइव करके आए हैं हम लोग। क्लियर सबको? और स्मॉल चेंज के लिए मैंने क्या कहा था आपको? C इज इक्वल टू dQ बाय dt। तो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि हम जो लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा, तो उसमें जो टेम्परेचर चेंज होगा ना, बड़ा कम होगा। तो और जो हीट सप्लाई होगी वो भी कम होगी। तो इसलिए अच्छा रहता है कि हम लोग स्मॉल चेंज के लिए जाए। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया? dQ बाय dt आ गया। क्लियर? तो ये मेरी इक्वेशन नंबर बनी 1। ये पहली इक्वेशन बनी। अब आप मेरी बात सुनो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV। dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV। तो इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्रूव कर रखा है ये पॉइंट। तो ये हमारा कहां से आया? ये सेकंड बन गया। और ये हम लोग कहां से लेके आए हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर सबको? अब पुटिंग सेकंड इन 1, सेकंड इक्वेशन को उठा के पहली में पुट करिए। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? du प्लस PdV बाय dt आ गया आपका। क्लियर सबको? अब आपने वॉल्यूम क्या रख रखी है ऊपर? कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको सेपरेट पार्ट की तरह लिखूं, दोनों से डिवीजन दे दूं, तो ये बनेगा आपका
अगर आप देखिए तो ये बनेगा हमारा। बट लेकिन अब आप एक बात सुनिए बेटा ध्यान से, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी यहाँ पे जो डीवी होगा क्या होगा, जीरो होगा। अगर डीवी जीरो होगा तो पूरे का पूरा फैक्टर ही क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके लिए तो इसको हटा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट क्या है यहाँ पे, अगर मैं इस केस में चेक करूं तो मैं बोर्ड पे अभी इस तरफ आ रहा हूँ, फिर बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। तो CV इक्वल टू क्या आ गया, du बाय dt, और V क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर आइडियल गैस का केस होगा तो आप इसको सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, du बाय dt। तो यानी कि हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है, समझ रहे हो मेरी बात, तो आपने अगर यहां वॉल्यूम कांस्टेंट रखी है तो जो हीट कैपेसिटी होगी किसके इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो यानी कि यहां पर आप पहले अगर पिछली वीडियो याद करें तो वहां पे भी हमारे पास क्या होता था, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते थे आप लोग तो उस केस में सारे का सारा जो भी था वो इंटरनल एनर्जी चेंज होता था हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमने प्रूव किया कि CV इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, du बाय dt के इक्वल होगा। क्लियर। तो ये हमने कब किया, जब हमारी हीट कैपेसिटी को हमने कहां पे मेजर किया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके बी पार्ट में देखो ध्यान से, अगर आप इसके बी पार्ट में देखो इधर, तो अब हमारे पास क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस बार हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखना, ये सिस्टम है, क्लियर, ये सराउंडिंग है, dq अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की, सॉरी dq अमाउंट ऑफ हीट जो थी सराउंडिंग से सिस्टम को सप्लाई की, dt इसके अंदर टेम्परेचर चेंज आया। बट लेकिन इस बार एक काम और हुआ यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना था ना, तो सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ गई होगी। तो ये डैश लाइन पहले वाली वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम बढ़ के यहाँ पे आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे अब दो काम हो रहे हैं, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो टेम्परेचर को तो बढ़ा ही रहा है और साथ ही साथ वर्क भी कर रहे हैं। क्लियर सबको। तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, या 1 मिनट के लिए रख लेता हूँ। तो अब मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसे पिछले केस में लिखा था, तो dq किसके इक्वल था, du प्लस pdv बाय dt। इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारी, सेकंड। क्लियर। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर देखें तो आप दो पार्ट में करना चाहिए, दो में कर लीजिए अगर पजल हो रहे हो। तो dq इज इक्वल टू किसके इक्वल था, du प्लस pdv के इक्वल। इक्वेशन नंबर सेकंड कहां से आया था, पहले की तरह, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पुटिंग सेकंड इन वन, सेकंड को उठा के वन में पुट करो, क्या आएगा बताओ मुझे, du प्लस pdv बाय dt। तो ये वाला पार्ट तो आप अगर ध्यान से देखें तो सेम ही है जो पिछली डेरिवेशन थी, बट इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो दो पार्ट में करो तो क्या होगा, du बाय dt p प्लस p अगर बाहर ले लूं dv बाय dt, और ये क्या आ गया p। तो डेरिवेशन पार्ट है ये वाला। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से, यानी कि यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है वो क्या क्या कर रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड कर ही रही है, साफ दिख ही रहा है हमारे पास, और दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब मेरे को याद करके बताओ पीछे आप, इंटरनल एनर्जी तो क्या होती थी, इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये एक सिस्टम के अंदर जो चेंज थी वो थी कब, जब वॉल्यूम क्या होती थी, कांस्टेंट। क्लियर। और एक और हमने टर्म ड्राइव की थी, अगर आपको याद हो, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होती थी, हीट चेंज होती थी एट कांस्टेंट प्रेशर। दोबारा याद करो, हमारे पास जब मैं आपको हीट का टॉपिक पढ़ा रहा था तो दो आए थे मेरे पास, एक आया था मेरे पास हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक कौन आया था, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बन गया था, डेल्टा U, और हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बना था, डेल्टा H। आपको अगर याद आया, नहीं याद आया तो पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो हम लोग हीट चेंज, एक तरह से आप हीट सप्लाई कर रहे हो, सिस्टम की हीट को चेंज कर रहे हो, तो यानी कि अब किसकी इन्वॉल्वमेंट लेके आनी पड़ेगी हमें, एंथैल्पी की। और अगर मैं अब आपसे पूछूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या होता था हमारे पास, H इज इक्वल टू U प्लस PV। लास्ट वीडियो में देखिएगा, H इज इक्वल टू U प्लस PV था हमारे पास। H कौन था यहाँ पे, एंथैल्पी, U कौन थी, इंटरनल एनर्जी, PV कौन था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब आपने क्या करना है, मैच करना है थोड़ा सा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद टेम्परेचर T, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ गया, dH बाई dt इज इक्वल टू du बाई dt। अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर भी कर लीजिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखिएगा तो P dV बाई dt आ गया आपके पास। क्लियर। अब मैं इसको यहां पे प्रेशर कांस्टेंट दिखा देता हूं। ये इक्वेशन नंबर क्या बनी मेरी, थर्ड। ये इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं बेटा फोर्थ। तो अगर आप ये देख के ध्यान से, दोनों पार्ट सेम है ना दोनों पार्ट, तो पुटिंग 4 इन थर्ड या थर्ड इन फोर्थ एक ही बात रहेगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, फोर्थ इन थर्ड कर देता हूं। तो Cp इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब मैं अगर दोनों में आपको एक साथ लिख के दिखाऊं कि हमारे पास क्या हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो लेट अस सी की क्या डिफरेंस आता है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये ऊपर वाला पार्ट मैं रब करता हूं, ये मैंने रब किया। तो जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे की थी हीट कैपेसिटी, तो Cv इज इक्वल टू क्या आया था, du बाई dt, ये आया था हमारे पास। और आइडियल गैस के केस में हमने क्या कर दिया था, सिंपली और करके अगर मैं लिखूं तो Cv इज इक्वल टू du बाई dt। क्लियर सबको। अब एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में हमारे पास क्या आया, याद करो, अभी जोड़ूंगा सारी चीजें, देखना आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा। dH बाई dt, ये P दिया था, और करके करें तो Cp इज इक्वल टू dH बाई dt। ये हमारे पास दो रिलेशन आ गया बेटे। अब आप लोग याद करो, आज हमने शुरू किया तो हमने शुरू में क्या किया था, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T, और अगर स्मॉल चेंज था तो C इज इक्वल टू क्या हो गया था, du बाई dt हो गया। अब मैं रिलेट करता हूं, देखना कैसे। जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जो हमारे पास dq था वो क्या था, हीट चेंज था। जो भी आप हीट चेंज करते थे उसको Q से शो करते थे। अब याद करके बताओ, जब आप हीट चेंज करते थे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो किसके इक्वल आता था, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल। और जब आप लोग हीट चेंज करते थे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो किसके इक्वल आता था, एंथैल्पी चेंज के इक्वल। तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, dq की जगह हमने क्या लिख दिया, du, और इस केस में dq की जगह क्या लिख दिया, dh लिख दिया। तो ये दोनों आपके रिलेशन कुछ भी नहीं है, पीछे से ही उठाए गए हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे बात करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। एक बार कैमरा को मैं मेरी तरफ लेके आता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे शायद जो पिछली वीडियो ना देखे हो तो कंफ्यूज हो सकते हैं। बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, आपने क्या करना है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाना है, और कंडीशन हमने लगा दी कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। क्लियर। अब हर केस में तो 1 डिग्री बढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार सब्सटेंस कम हो जाता है या हीट सप्लाई कम होती है। तो वैसे केस में हमारा जो रिलेशन बनता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है C इज इक्वल टू dq बाई dt, यानी हम स्मॉल चेंज के लिए कर रहे हैं। अब जो आपने हीट सप्लाई की है, जो टेम्परेचर उसने बढ़ाया है, याद करो मेरी पिछली वीडियोस में मैं आपको क्या बताता था कि आप इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको कुछ अलग मत समझिए। इंटरनल एनर्जी भी किससे चेंज होती है, दो चीजों से, या तो आप हीट सप्लाई कर दो, क्लियर, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क कर दो। तो यहां पर आपने जो हीट सप्लाई की है उसने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है उसके साथ साथ क्या इंक्रीज हुई होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी। समझ रहे हो मेरी बात जो बताना चाह रहा हूं, कि टेम्परेचर इंक्रीज अकेला नहीं है, उसी का दूसरा नाम क्या है टेम्परेचर इंक्रीज को दिखाने का, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो अगर आप वीडियो में ध्यान से देखें, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हो, समझा मेरी बात, तो वहां पे सिर्फ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो हमने जो टेम्परेचर है उसको किससे रिलेट किया है, इंटरनल एनर्जी चेंज से। और अगर आप प्रेशर पे कर रहे हो तो फिर मैंने आपको बताया था उस वीडियो के अंदर कि एंथैल्पी वर्ड यूज होता है, तो फिर आपने उसको एंथैल्पी से रिलेट कर दिया। ठीक है जी। तो मैं आगे चलता हूं, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ये मैं रब करता हूं। अब बेटा मुझे अगर कोई पूछे कि सर आपको क्या पता लगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो कौन सी है, हीट कैपेसिटी। क्लियर। एक मिनट दीजिएगा मुझे, इंक ज्यादा हो गई थी। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि, तो ये थी हमारे पास सी कौन थी, हीट कैपेसिटी। कितनी टाइप होगी इसकी, दो। पहली टाइप कौन सी है इसकी, सीवी,
दूसरी टाइप कौन सी है इसकी, सीपी। अगर कोई मुझसे पूछे सीवी किसके इक्वल है तो du बाई dt के इक्वल है। सीपी किसके इक्वल है, dh बाई dt के इक्वल है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं फिलहाल के लिए। क्लियर। अब इस बंदे ने हमसे पूछा है कि क्या रिलेशन है सीपी और सीवी में। तो मैं पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ सीपी ग्रेटर होगी या सीवी ग्रेटर। पहले तो मुझे बताइए ध्यान से, टेक योर टाइम, कि सीपी विल बी ग्रेटर और सीवी विल बी ग्रेटर। अब मैं आपकी हेल्प करता हूं, मुझे बताओ चाहे आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे, आपको कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 डिग्री इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करना है, हीट सप्लाई करनी है। इस केस में भी हीट सप्लाई करोगे, इस केस में भी हीट सप्लाई करोगे। इस केस में जो हीट सप्लाई करोगे वो सिर्फ किसमें खर्च होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगी। और अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी जो बढ़ी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीवी के। पर लेकिन अगर इस केस में आप देखें तो इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये दो काम में खर्च हो रही है अगर देखें तो। पहला काम तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ा ही रही है, साथ के साथ इसको क्या करना पड़ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दो काम करने पड़ रहे हैं। दोबारा देख के बैठे, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताता हूं। इस केस में जो आप हीट सप्लाई करोगे वॉल्यूम कांस्टेंट के ऊपर, वो तो सारी की सारी प्योरली टेम्परेचर बढ़ाएगी। यहां पे जो होगी वो टेम्परेचर बढ़ा रही है, पर साथ में उसको एक दूसरा काम भी करना पड़ रहा है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो यहां पर जो हीट सप्लाई होगी वो सारी खर्च थोड़ी हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने में, उसका तो एक पार्ट खर्च हो रहा है बस। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी उस 1 डिग्री तक राइज करने के लिए। तो यानी इस केस में हमारे पास क्या होगा, we have to supply a lot of heat in comparison to first one to raise the temperature through 1 degree Celsius। तो एक बात तो पक्की होगी कि Cp is greater than Cv। बट लेकिन कितना ग्रेटर है ये कैसे पता लगे अब, तो इसके लिए हम लोग रिलेशन कर सकते हैं। लेट अस सी कि Cp माइनस Cv किसके इक्वल होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो dH बाय dt माइनस du बाय dt। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, चेक कर लीजिए। अब तो डेरिवेशन कर रहा हूं, तो ये हमारे पास बनी। अभी इक्वेशन नहीं बनाते, इसको होल्ड रखते हैं। इसके बाद चलते हैं पिछले वाले पार्ट की तरफ। वी नो H इज इक्वल टू U प्लस PV। सबको पता है जो H और जो होता है किसके इक्वल होता है, U प्लस PV। बेटा ये चीज पिछली वीडियो से सीख के आना, वरना इस वीडियो में भी आपको प्रॉब्लम हो। तो मैं अगर आगे चलूं, PV इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास आइडियल गैस के केस में, RT इन आइडियल गैस। तो H इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, अगर मैं आप बच्चों से पूछो तो आपके पास मैथ्स होगा, तो H इज इक्वल टू आ गया U प्लस RT। तो अब एक बार करिएगा डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन थी इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू T1। क्लियर। तो आप इसको टेम्परेचर से T से कर दो, T1 मत लिखो बेशक, T से कर दो डिफरेंशिएट। तो बेटा मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो नहीं आती है। ये मैंने रब की, क्या आ जाएगा मुझे बताओ यहां पे, dH बाय dt इज इक्वल टू du बाय dt प्लस r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt बाय dt क्या हो जाएगा 1। तो ये रिलेशन आ गया आपका। अब इसको आप क्रॉस ले आओ, तो dH बाय dt माइनस du बाय dt इज इक्वल टू r। तो dH बाय dt ये किसके इक्वल हो सकता है, Cp माइनस Cv। तो ये हमने आपका रिलेशन प्रूव कर दिया कि Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। और जो R होता है यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, गैस कांस्टेंट। तो इस वीडियो में मैंने आपको रिलेशन बताया है Cp और Cv का। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं अगर चलूं, तो नेक्स्ट पार्ट को बोलते हैं बेटा कैलोरीमेट्री। तो ये कैलोरीमेट्री भी मैं इसी वीडियो में बताता हूं आपको, क्योंकि बड़ा आसान टॉपिक है, वरना फिर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। लेट अस सी कि कैलोरीमेट्री क्या होती है। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूं। तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा, जो भी मैंने आज आपको समझाया, जहां दिक्कत हुई है ना, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। अब देखो हमने क्या करना है, डेल्टा यू मेजर करना है। डेल्टा यू बोले तो इंटरनल एनर्जी चेंज। क्लियर। तो अब हम लोग इसको कैसे मेजर करेंगे, लेट अस सी बोर्ड की तरफ देखते जाइएगा। अगर मैं अब आप यहां से यहाँ पे बात करूं आपसे, यहाँ पर ये जो बीच में आपको बॉक्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग बॉम्ब। बॉम्ब का ये है कि बम है कोई, इसका मतलब ये होता है कि इसको जो हमने बीच में लिया ना,
इसके अंदर हम कोई वॉल्यूम चेंज होने नहीं देंगे। तो हमने स्ट्रॉन्ग स्टील का ले रखा है, कंडक्टिंग है, समझ रहे हो, हीट एक्सचेंज कर सकता है बट लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होती। इसके अंदर ये जो लिख रखा है आपको दिख रहा है कंटेनर, इसके अंदर एक रिएक्शन मिक्सचर ले रखा है, जिस भी सब्सटेंस के लिए आप रिएक्शन कर रहे हो वो ले लिया। ऊपर से क्योंकि आपको पता है कंबशन करना है तो ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर सबको? तो ये सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है या और कोई यू कैन से बेंजीन हो सकती है, जिसका भी आपको मेजरमेंट करनी है डेल्टा यू। डेल्टा यू समझ गए होगे आप लोग, इंटरनल एनर्जी चेंज। अब इसके चारों तरफ हम लोग ले लेते हैं वाटर, तो मैंने अब तक नहीं लिया था, मैंने ले लिया वाटर ले लिया। ठीक है, तो ये बेटे हमने वाटर ले लिया। तो वाटर का जो कोफिशिएंट है, या दूसरी भाषा में कहूँ तो हीट कैपेसिटी जो है वो हमें पता है, हमें नोटेड है, हमने नोट कर ली। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो सब्सटेंस लिया, लेट करो उसका ग्राम ले लो, ग्राम लेोगे तो फिर आपको पता है कि कौन सी आएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोल ले लो तो मोलर हीट कैपेसिटी आएगी। तो हमारे पास जनरली बुक्स में मोल ले रखा होता है, तो यानी कि मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन मिक्सचर लिया है, लेट करो कितना ले लिया, 1 मोल लिया, और मैंने इस 1 मोल का क्या किया, कंबशन करना शुरू किया। तो जब इसका कंबशन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, जो हीट होगी वो कहाँ पे जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी। वाटर के अंदर जाएगी, इसका पहले से टेम्परेचर मेजर था T1, अब टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, लेट करो T2। किसकी मदद से मेजर किया, इस थर्मामीटर की मदद से मेजर किया। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या थी हमारी इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, अगर आपको याद हो शुरू में। अब मुझे बताओ जो हीट सप्लाई कर रहे हो किस पे कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई कर रहे हो, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट सप्लाई करते थे तो किसके इक्वल हो जाती थी, डेल्टा यू के इक्वल हो जाती थी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, C इंटू डेल्टा T। बट लेकिन अब ये जो थी ये कितने ग्राम के लिए थी, 1 ग्राम के लिए, और हमें कौन सी चाहिए, मोलर। तो बाय में क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स n से डिवाइड करना पड़ेगा, ये n लिख दिया मैंने। तो n की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो n क्या होता था हमारे पास, n होता था गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय में जो मोलर मास था पलट के ऊपर आ जाएगा। तो आपका रिलेशन क्या है यहाँ पे मैं पूछूं तो, डेल्टा यू इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T इंटू कैपिटल M बाय स्मॉल m। तो डेल्टा T कौन है यहाँ पे, राइजिंग टेम्परेचर, C कौन है हीट कैपेसिटी, M कौन है मोलर मास, और स्मॉल m कौन है गिवन मास। दोबारा देखो बेटा एक बार। अब वो बंदे ने हमें कहा कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्या करवा रहे हो। हमने कहा जी ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट देख लो। ये वो सब्सटेंस था जिसकी मुझे चेंज करनी थी इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी, या इसकी मुझे देखना था कि 1 मोल इस सब्सटेंस को बर्न करने पे कितनी हीट इवॉल्व होती है। तो इसने कहा कि उसको मेजर करने के लिए आप एक एपरेटस यूज करोगे जिसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये जो एपरेटस है बॉम्ब कैलोरीमीटर कहलाता है। तो मैंने सब्सटेंस का 1 मोल ले लिया, हीट सप्लाई की, सॉरी ऑक्सीजन सप्लाई की, इसको बर्न किया। इसको बर्न करने से हीट प्रोड्यूस हुई, सराउंडिंग में गई। पर लेकिन मैंने यहाँ पे एक काम कर दिया था कि मैंने जिस बॉम्ब के अंदर इसको बर्न किया जा रहा था उसकी वॉल्यूम को चेंज होने नहीं दिया, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज हो जाती तो फिर यहाँ पे जो हीट थी वो 2 काम करती। एक तो यहाँ पे वो वर्क में इन्वॉल्व हो जाती, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, और साथ में टेम्परेचर बढ़ा रही होती। तो उसको अवॉइड कर दिया मैंने। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने स्टील का बॉम्ब लिया है ताकि इसके अंदर इसकी वॉल्यूम चेंज ना हो। तो फिर अब क्या हुआ, इसके बाद जो भी हीट सप्लाई हुई इसने टेम्परेचर को राइज किया, पर लेकिन वॉल्यूम क्या रख रखी थी, कांस्टेंट। तो जो हीट सप्लाइड है कांस्टेंट वॉल्यूम होती थी, वही तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती थी। तो ये आपका रिलेशन आ गया डेल्टा यू में हीट कैपेसिटी में, डेल्टा टी में मोलर मास में, और गिवन मास में। क्लियर। इसी तरह से जैसे आपने डेल्टा यू मेजर किया, आप लोग क्या मेजर कर सकते हो, डेल्टा एच। तो इसमें जो अगला टॉपिक बनता है, हमारा अगला टॉपिक क्या बनेगा अगर मैं आपसे पूछूं तो, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। लेट अस सी कि डेल्टा एच को हम लोग कैसे मेजर करें। तो सिमिलरली क्या होगा, इस बार जो Q होगा किसके इक्वल था, C इंटू डेल्टा टी। आपने पिछले केस में देखा था। इस बार जब डेल्टा T में आप H मेजर कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, आपको पता है कि इस बार प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी इन्वॉल्व होगा, तो Q की जगह क्या आ जाएगा, QP आ जाएगा। क्लियर, सिंपल। इसके बाद क्या होगा, आप लोग मोल के लिए करोगे तो बाय में क्या आ जाएगा, पहले की तरह N आ जाएगा। C की जगह क्या आएगा, CP आएगा। क्लियर। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूंगा, मत लिखो, इसको C रहने दो। तो QP इज इक्वल टू क्या आ गया, C इंटू डेल्टा टी, N की जगह गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर। तो
कोशिश करेंगे कि इसकी भी एक अलग से वीडियो बनाए जिसमें क्लोरीमेट्री आपको पूरी डिटेल में बताई जाए। पर फिलहाल तो जो +1 के बच्चे हैं उनके लिए मैंने बनाया है, तो अपने ध्यान रखना है इसको। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं आपको।